वाराणसी की रहस्यमयी शंकरनाथ हवेली में सालों से एक डरावनी चीख गूंजती थी, जिसे मोहल्ले वाले भूत प्रेत मानते थे। असलियत यह थी कि बूढ़ा वकील शंकरनाथ एक पुराने बंद हुए केस का गवाह था, रीना गुप्ता की हत्या, जिसे पुलिस ने आत्महत्या दिखा दिया था। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह को हवेली में यह रहस्य मिला और उसने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। रीना के पास मौजूद पुरानी फाइलें और टेप उसे सच तक ले गए। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध सच उजागर करने लगा, एसपी डीएस यादव, जो रीना का कातिल था, ने हर हथकंडा अपनाया। टेप छीनने की कोशिश, हमले, गद्दारी और धमकियां। अनिरुद्ध ने पत्रकार आरती मिश्रा की मदद से टेप को सुरक्षित रखा और अंततः रीना की आवाज पूरे शहर के सामने आई। इसके बाद यादव गिरफ्तार हुआ और उसके सारे अपराध उजागर हुए। इस कहानी में डर, रहस्य, षड्यंत्र और न्याय का रोमांचक संगम है, जहां एक गवाही ने वर्षों की खामोशी को तोड़ दिया और सच्चाई की जीत हुई। वाराणसी की गलियों का एक अलग ही अंदाज था। संकरी गलियां, पुराने घरों की टूटी खिड़कियां, शाम ढलते ही लालटेन की पीली रोशनी और दूर कहीं गंगा से आती शंख की आवाजें। उसी भीड़ भाड़ वाले शहर के बीचों बीच एक इलाका था, रथ यात्रा चौक। यहां की गलियां ऐसी थीं कि अजनबी अगर एक बार घुस जाए तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते पसीना छूट जाए। इन्हीं गलियों में एक हवेली थी, काली, ऊंची और रहस्यमयी। लोग उसे शंकरनाथ हवेली के नाम से जानते थे। बाहर से देखने पर लगता था जैसे बरसों से कोई वहां नहीं रहता। दीवारों पर खाई जम चुकी थी, लकड़ी के दरवाजे की पट्टियां उखड़ी हुई थीं और छत पर कौवों का झुंड हर समय मंडराता रहता था। मोहल्ले के लोग उस हवेली के पास से भी जल्दी जल्दी निकल जाते थे। कहते थे कि वहां रात के 12 बजे औरत की चीख सुनाई देती है। लेकिन किसी ने कभी हिम्मत करके सच देखने की कोशिश नहीं की। यह रहस्य सालों से मोहल्ले वालों की जुबान पर था, पर जवाब किसी के पास नहीं। असलियत यह थी कि हवेली के दूसरे माले पर एक बूढ़ा वकील शंकरनाथ छुपकर रहता था। उम्र लगभग 70 साल, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों पर मोटा चश्मा। उसने बरसों से बाहर निकलना छोड़ दिया था। खाने पीने का सामान वह मोहल्ले के एक लड़के को पैसे देकर बुला लेता, लेकिन किसी से सीधे बात नहीं करता। दिन में हवेली बिल्कुल शांत रहती, बस रात को उसकी खिड़की से लालटेन की हल्की सी रोशनी बाहर झलकती, और वही एक निशानी थी कि वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद है। लेकिन पड़ोसियों को यह नहीं पता था कि हर महीने की 15 तारीख को शंकरनाथ अपने कमरे में कुछ ऐसा करता था जिससे पूरी गली सहम जाती थी। उस रात ठीक 12 बजे हवेली की खिड़की से औरत की दर्दनाक चीख गूंजती थी, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो, जैसे किसी की सांसें टूटी हों। यह चीख इतनी असली लगती कि मोहल्ले की औरतें खिड़कियां बंद कर लेतीं, बच्चे मां की गोद में छुप जाते और मर्द भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई पुलिस या पड़ोसी हवेली में जाने की कोशिश करता, सब कुछ एकदम खामोश मिल जाता। कोई औरत नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बूढ़ा शंकरनाथ अकेला अपने कमरे में। पुलिस ने कई बार चक्कर लगाया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए मामला हमेशा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोगों ने इसे भूत प्रेत का किस्सा मानकर भूल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन असल में शंकरनाथ का राज बहुत गहरा था। उसके कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, जिस पर हर महीने वही चीख बार बार बजती थी। पर सवाल यह था कि यह आवाज किसकी थी और क्यों हर महीने की 15 तारीख को ही वह इसे बजाता था। शंकरनाथ के कमरे में कई पुरानी फाइलें, अखबार की कटिंग्स और तस्वीरें छुपाकर रखी थीं। इन फाइलों पर लिखा था केस नंबर 47, रीना गुप्ता मर्डर। रीना गुप्ता, यह नाम वाराणसी के लोग कभी नहीं भूल पाए थे। 25 साल पहले एक मासूम कॉलेज लड़की की लाश गंगा के घाट पर मिली थी। केस अचानक बंद कर दिया गया था। पुलिस ने कह दिया था कि यह आत्महत्या है। लेकिन उस हवेली की दीवारों में छुपा सच कुछ और ही कहानी कह रहा था। शंकरनाथ उस केस का गवाह था, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन डर और दबाव के चलते उसने अपनी जुबान बंद रखी। अब वही गुनाह उसकी रूह को हर महीने कचोटता था। उसकी रातें चीखों से भर गई थीं और उसका ज़मीर उसे हर 15 तारीख को
रीना की मौत की याद दिलाता था। यह रहस्य जल्द ही इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह की जिंदगी को बदलने वाला था, क्योंकि पुलिस को अब फिर से उसी हवेली से शिकायतें आने लगी थीं और इस बार मामला अनिरुद्ध के हाथ में था। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस केस की गुत्थी सुलझाने के चक्कर में वह सिर्फ एक पुराने मर्डर का सच नहीं खोलेगा, बल्कि ऐसे राज से सामना करेगा जो पूरे पुलिस विभाग को हिला देगा। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह वाराणसी पुलिस का नामचीन अफसर था। कड़क अंदाज, तेज दिमाग और अपराधियों के लिए डर का दूसरा नाम। लेकिन उसके भीतर एक और चीज थी, सच की तलाश। वह हर केस को महज ड्यूटी नहीं बल्कि एक चैलेंज मानकर हल करता था। जब उसे यह सूचना मिली कि रथयात्रा चौक की हवेली से फिर वही औरत की चीख सुनी गई है, तो उसने तुरंत केस अपने हाथ में ले लिया। कई अफसर पहले भी इस हवेली की जांच कर चुके थे, लेकिन सब खाली हाथ लौटे थे। पर अनिरुद्ध के लिए यह महज कोई और भूतिया किस्सा नहीं था। उसके लिए यह सवाल था, अगर यह आवाज नकली है तो कौन और क्यों इसे फैलाना चाहता है? और अगर असली है तो यह औरत कहां है? रात के करीब 11 बजे अनिरुद्ध अपनी जीप लेकर हवेली के पास पहुंचा। गली सुनसान थी, बस कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज और दूर कहीं घंटों की गूंज। हवेली के सामने खड़े होकर उसने देखा, टूटी खिड़की से हल्की लाल रोशनी झलक रही थी। उसके साथ उसका कांस्टेबल भी था, लेकिन जैसे ही हवेली का दरवाजा चरमराकर खुला, कांस्टेबल डरकर पीछे हट गया। अनिरुद्ध ने उसे बाहर ही खड़ा रहने का आदेश दिया और खुद अंदर चला गया। हवेली के भीतर अजीब सी बदबू थी, जैसे पुरानी नमी और सड़ांध एक साथ मिली हो। हर कदम पर फर्श चरमराता था और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। पहली मंजिल पर सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, अचानक आधी रात को वहीं चीख गूंजी, कानों को चीर देने वाली, दर्द से भरी, जैसे कोई लड़की रहम की भीख मांग रही हो। अनिरुद्ध का दिल भी एक पल को कांप उठा, लेकिन उसने अपनी टॉर्च और रिवॉल्वर कसकर पकड़ ली। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बैठा था बूढ़ा वकील शंकरनाथ, टेबल पर झुका हुआ, लालटेन की रोशनी में किसी पुरानी फाइल को पढ़ते हुए। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध अंदर घुसा, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था और वही आवाज वहीं से आ रही थी। अनिरुद्ध ने झट से टेप बंद कर दिया। ये सब क्या है? उसने कड़क आवाज में पूछा। शंकरनाथ ने चश्मे के पीछे से धुंधली आंखें उठाईं। उसके चेहरे पर थकान और डर की लकीरें थीं। उसने कहा, यह मेरी सजा है इंस्पेक्टर साहब। हर महीने मैं वही सुनता हूं जो मैंने देखा था, रीना की चीखें। यह नाम सुनते ही अनिरुद्ध चौकन्ना हो गया। रीना गुप्ता, एक पुराना बंद हो चुका केस जिसके बारे में फाइलों में लिखा था कि वह आत्महत्या थी। लेकिन शंकरनाथ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, नहीं इंस्पेक्टर, वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था किसने किया। लेकिन उस समय मैं डर गया, मैंने सच छुपा लिया। अब वही सच मुझे हर महीने तड़पाता है। अनिरुद्ध के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक गवाह जिसने 25 साल तक चुप्पी साध ली, अब क्यों बोल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह हत्या थी तो हत्यारा कौन था? अनिरुद्ध ने अलमारी की ओर नजर डाली। वहां दर्जनों पुरानी फाइलें रखी थीं, जिनमें अखबार की कटिंग्स और तस्वीरें थीं। सबसे ऊपर की फाइल में साफ लिखा था, केस नंबर 40-7, रीना गुप्ता मर्डर। उसने फाइल खोली और पहली ही लाइन पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी के पन्ने पर साफ लिखा था, हत्यारा डी.एस. यादव, उस समय का एएसपी। अनिरुद्ध ने पन्ना पढ़ा और ठिठक गया। डी.एस. यादव यानी उस जमाने का पुलिस अधीक्षक, मतलब पुलिस का ही बड़ा अफसर हत्यारा था। अब यह मामला महज एक पुरानी हवेली का रहस्य नहीं रह गया था। यह पूरा पुलिस विभाग के सम्मान और भ्रष्टाचार की परतें खोलने वाला था। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। अनिरुद्ध ने शंकरनाथ की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही राहत भी, जैसे उसने बोझ किसी और पर डाल दिया हो। तभी अचानक हवेली की खिड़की से बाहर नजर गई। सड़क के उस पार सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें सीधी अनिरुद्ध की तरफ टिकी हुई थीं। पलक झपकते ही वह परछाई गायब हो गई।
अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़का। यह सब संयोग था या वाकई कोई आत्मा उसे देख रही थी? रहस्य अब और गहराता जा रहा था। इस कहानी के भाग 2 के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भाग 2 लिखे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी भाग 2 अपलोड कर दूंगा।